हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दृष्टि। और भाई आज जो है हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है और आज हम डिस्कस करेंगे पहले तो सिलेबस को एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स टॉपिक। ठीक है। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है हम तैयारी कर रहे हैं यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर की और उसमें जो हमारा जनरल जो पेपर आता है उसके अंदर जो सेकंड यूनिट है, ठीक है, सेकंड यूनिट जैसे कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ये क्या लिखा है भाई, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। ठीक है, या इसको हम कहेंगे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। मतलब यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की बात भी चलेगी और रिसर्च एप्टीट्यूड की बात भी चलेगी। ठीक है, तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं, ये जो चार जो हमारे सब टॉपिक्स जो है हमारे, इनके बारे में जो डिस्कस करना है, इनके बारे में जो आपको बताना है, इनसे रिलेटेड जो भी आपको ज्ञान साझा करना है आपके साथ में, वो सभी कार्य करूँगा मैं यानी संजीव आर्य आपके साथ। तो भाई देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जो हमारे ये टॉपिक्स हैं इनको एक बार समझना कि इनके अंदर क्या क्या रहेगा और फिर जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है जो कि रहेगा नेचर ऑफ टीचिंग, आज हम उसकी बात करेंगे और फिर अगर हमारे पास समय बचता है तो आगे फिर हम चलेंगे भाई उसकी नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, लेकिन प्रारंभ करने से पहले इस बात का आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि हमें चीज़ें समझनी होंगी डिटेल में, है ना? हम जितनी ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को समझेंगे हमारे लिए उतना ही बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए है और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जैसा कि आप सभी जानते हैं एक अच्छी बड़ी पोस्ट हो जाती है और उसके लिए भाई ज्ञान भी एक अच्छा बड़ा होना चाहिए। ठीक है? ताकि आप जो भी जिस भी प्रकार से आपसे कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए आप उसका आंसर भली-भाँति अच्छे से दे पाएँ। तो भाई सबसे पहले एक बार इसको जो हमारी जो सेकंड यूनिट है ना, मेरा कंसर्न केवल उससे रहेगा। ठीक है, जो कि हमारी रहेगी क्या, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं, इसकी एक बार बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे हम आगे। ठीक है, तो भाई देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या है शिक्षण, या हम कहेंगे टीचिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है भाई, उसका नेचर मतलब उसकी प्रकृति। भाई व्हाट इज द नेचर ऑफ टीचिंग, भाई टीचिंग क्या है, कैसी होनी चाहिए, है ना, वो सारे पॉइंट्स जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेचर, बाकी मैं आपको बाद में इसको इंग्लिश में भी दिखाता हूँ। ठीक है, आफ्टर दैट उद्देश्य, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है ना, भाई टीचिंग करें तो क्यों करें, इसके क्या क्या लाभ हैं। ठीक है, वो सारी चीजें चलेंगी। आवश्यकताएं, नीड्स क्या क्या है ना, क्या नीड है, हालांकि जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि उद्देश्य और नीड मतलब आवश्यकता, उद्देश्य और आवश्यकता कहीं ना कहीं जो है वो मिलती जुलती होती है एक दूसरे से। ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने दिया है तो हमें डिटेल में समझना है सभी को। ठीक है, आफ्टर दैट विधियाँ, टीचिंग मेथड्स भी आ गया इसमें, है ना, कि भाई कौन सी अलग अलग विधियाँ हैं, लेक्चर मेथड है ना, डिमोन्स्ट्रेशन मेथड है ना, प्ले वे मेथड है, देर आर सो मैनी मेथड्स, प्रोजेक्ट मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, उन सब के बारे में हमें बात करनी है। मूल्यांकन, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये मूल्यांकन या इवेल्युएशन जो होता है। ठीक है, हम इसके बारे में भी समझेंगे कि भाई क्या होता है इवेल्युएशन। ठीक है, ये हमें जानना है। तथा शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारक हैं जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें, हमारा जो फर्स्ट है मतलब ये मान के चलो कि 25% हमारा केवल इसमें हो जाएगा, जो कि बड़ा ही ईजी है ना। हम बड़े ही ईजी लैंग्वेज से चलेंगे, मेरा जो है तरीका ही ये रहता है कि हम ईजीएस्ट लैंग्वेज में छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स के साथ में चीज़ों को समझते चले। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आपको बताऊंगा भी, प्लस में यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा भी बोर्ड पे भी। आपसे मेरी ये एक रहेगी भाई, आशा रहेगी कि आप क्या करेंगे भाई, साथ के साथ में नोट्स अपने बनाते चलेंगे, जो भी आपसे आपके पास कोई डाउट आता है दिमाग में, ठीक है, उसी चीज़ से रिलेटेड आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे सामने ही ये रखा हुआ है क्या आपका, ठीक है, टैब जो है वो रखा हुआ है, मैं उसमें से जो है देख के और आपके आंसर करूँगा। ठीक है, तो आगे चलते हुए देखिए यहाँ पर जो हमारी ये तो है भाई 25% में हमारा शिक्षण से रिलेटेड सारा आ गया, है ना, मूल्यांकन भी आ गया, नेचर भी आ गया, उद्देश्य भी आ गए, विधियाँ भी आ गई, नीड भी आ गई, सारी चीज़ें आ गई और फैक्टर्स भी आ गए। आफ्टर दैट सेकंड में आ जाता है अपना शोध। शोध, ठीक है जी, शोध मतलब रिसर्च करना, है ना। रिसर्च का तात्पर्य क्या है, मतलब भाई क्या अर्थ है, क्या होती है रिसर्च और क्या प्रणाली है ना, क्या भाई उसकी जो मतलब प्रोसेस क्या होती है रिसर्च की, है ना, वो सारी चीज़ें किस तरीके से होती है, रिसर्च से रिलेटेड है ये अपनी जो सेकंड जो टॉपिक रहेगा। थर्ड टॉपिक अगर हम कहें तो भाई आंकड़ा, आंकड़ा क्या होता है, डाटा, है ना, जो हम जो डाटा जो होता है वो उसके स्रोत मतलब सोर्सेज, ठीक है, संकलन उसको भाई इकट्ठा करना, ठीक है, मतलब जो हम डाटा कलेक्शन करते हैं वो, एंड डाटा एनालिसिस विश्लेषण करना,
ठीक है, मतलब ये सारा किससे रिलेटेड है? अपना रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज, जो कि हमारा लास्ट बचता है, वो बनता है भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। पर्टिकुलरली साफ साफ दे रखा है यूजीसी की भूमिका। और जब यहाँ पर बात आ जाती है ना यूजीसी, तो हमें कहीं ना कहीं इस चीज को समझना होगा कि एक हमारा होता है ना यूजीसी नेट, यूजीसी नेट होता है, ठीक है, जिसको एनटीए जो है वो कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब यूजीसी नेट में क्या होगा कि आपका यूजीसी नेट में एक होता है पेपर वन, इसमें होता है पेपर वन। और पेपर वन को यदि आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो उसमें यही सब चीज़ें आपको बड़े ही डिटेल से सिलेबस में दी गई होंगी, यही सारी चीज़ें। तो हम कहीं ना कहीं यूजीसी नेट का जो पेपर वन है, इसका भी हम सहायता लेके चलेंगे। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, है ना, यूपी जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो कहीं ना कहीं आपका जो यूजीसी नेट का पेपर वन है वो भी आपका कवर होगा इससे। ठीक है, काफ़ी कुछ चीज़ें नोट 100%, लेकिन काफ़ी कुछ जो है उससे भी चीज़ें रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है भाई, टोटल सिलेबस है। सबसे पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए, इकाई 2 की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मुझे कहा गया है कि आपके साथ में मैं साझा करूँ अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनको। ठीक है, इसी चीज़ को अगर हम देखना चाहें इंग्लिश में, ठीक है, ये जो अभी हमने देखा है, तो देखिए यहाँ से हो जाता है अपना, इसी में आपके पास होपफुली ये पीडीएफ होगी। ठीक है, तो इंग्लिश में भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप इजीली इसको देख पाएँ। ठीक है, और इंग्लिश में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगेन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड इसका नाम रहेगा भाई। टीचिंग में हम क्या क्या देखेंगे भाई, नेचर, भाई क्या प्रकृति है, ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है टीचिंग के, भाई टीचिंग करें तो क्यों करें, है ना, नीड क्या है, आवश्यकताएं क्या है, और मेथड्स, है ना, मेथड्स है, और क्या है, इवेल्युएशन, और लास्ट में क्या आएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, है ना, वो कौन से कारक है, वही जो हमने वही अभी चीजें हिंदी में देखी थी वही इंग्लिश में। ठीक है, आफ्टर दैट रिसर्च दिया गया है ना, मीनिंग एंड मेथड, भाई कौन से मेथड्स है रिसर्च के, वो सारे यहाँ पर रहेंगे। आफ्टर दैट डेटा, है ना, जैसे कि मैंने कहा था वहाँ पे आंकड़ा लिखा था डेटा, है ना, उसके सोर्सेज क्या है, कलेक्शन कैसे करेंगे और एनालिसिस कैसे करेंगे, है ना, डेटा एनालिसिस कैसे होता है, डेटा कलेक्शन कैसे होता है, वो सारा। एंड यहाँ पर देखिए फिर से क्या है, रोल ऑफ यूजीसी इन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट इन हायर एजुकेशन, तो हमें हायर एजुकेशन के बारे में यूजीसी का क्या रोल है ना, वो सारा हमें यहाँ पर देखना है। तो भाई हमारा कंसर्न है, मतलब पर्टिकुलरली मेरा जो कंसर्न है वो है यूनिट 2 से, और यूनिट 2 में जो है हम शुरुआत करते हैं, अभी आरंभ करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक एंड इट्स सब टॉपिक, और जिसका सब टॉपिक वो क्या है, नेचर ऑफ टीचिंग, या हम कहेंगे शिक्षण की प्रकृति, है ना। जैसे कि अभी हमने देखा क्या है भाई, यहां से अगर हम देखें तो हमारा सबसे पहला इकाई 2 में क्या आएगा, शिक्षण की प्रकृति। तो भाई चलिए, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कॉपी पेन निकालेंगे और लिखना शुरू करेंगे, चीज़ों को साथ के साथ समझेंगे। मैं आपको कंप्लीट चीज़ें समझा के लिखवा के अपने हाथ से मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको उतारना है, प्लस में साथ के साथ समझना है। ठीक है, और जो भी आपको डाउट हो मेरे से साथ के साथ पूछते चलना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए भाई आरंभ करते हैं आज की कक्षा को, और जी करते हैं श्री गणेश अपने सिलेबस की यूनिट 2 का। ठीक है, तो भाई हमारी क्या चल रही है भाई, यूनिट 2। ठीक है, यूनिट का नाम क्या है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक है, या हम हिंदी में क्या कहेंगे भाई इसको, शिक्षण तथा अनुसंधान, अनुसंधान लिखा है, शोध लिखा है, मैं एक बार देख लेता हूँ क्योंकि ना जैसा लिखा है वही है, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। ठीक है, एग्जैक्टली वही लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शिक्षण एवं शिक्षण एवं शोध
अभिवृत्ति। ठीक है जी, ये क्या है, हमारी यूनिट है जिसमें हमें पढ़ना है किसके बारे में, शिक्षण के बारे में, प्लस में रिसर्च के बारे में, शोध के बारे में। क्लियर? तो चलते हैं भाई। अब इसमें जो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक बनेगा वो टॉपिक क्या है हमारा, सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है अपना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टॉपिक 1 क्या है हमारा, ये रहेगा हमारा नेचर ऑफ टीचिंग, या हम कहेंगे भाई शिक्षण की प्रकृति। ठीक है, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं जानने के बारे में कि क्या होता है शिक्षण, क्या उसकी प्रकृति है, उसके बारे में। ठीक है, और ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप साथ के साथ अपने हाथ से नोट्स बनाते चले। ठीक है, क्योंकि बाद में आप नहीं लिख पाएंगे उसको, है ना, बाद में फिर आपको एक टास्क रहेगा। अभी आपको ये अगर लाइव आप क्लास देख के चलेंगे, साथ के साथ में चलेंगे, तो आप कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख भी पाएंगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझ के, और आपके नोट्स भी, आपके जब हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो ज़्यादा कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं भाई, शुरुआत करते हैं किसकी, शिक्षण की प्रकृति। ठीक है, या नेचर ऑफ टीचिंग। अभी देखिए भाई, हम सभी जो हैं, इंक्लूडिंग यू एंड मी, हम सभी जो हैं भाई शिक्षण जो है उससे जुड़े हुए हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, है ना। और आप ये भी समझेंगे कि भाई जो एक अच्छा विद्यार्थी होता है ना, वही एक अच्छा शिक्षक बन सकता है ना। शिक्षण एक ऐसी चीज है जो साथ के साथ चलती रहती है, थ्रू आउट चलती रहती है। हम शिक्षण मतलब लर्निंग जो है करते रहते हैं, और एक टीचर भी क्या होता है, लर्निंग करता रहता है और आगे सिखाता रहता है, सीखता रहता है। ठीक है, और इसी कारण से मैं कहूँगा जो शिक्षण है ना वो डायनामिक है। डायनामिक मतलब गतिशील है, गतिशील इन द सेंस कि भाई ये स्थिर नहीं है, ये रुकती नहीं कि भाई जितना आपको आज पता है उतना ही आगे तक पता रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं। शिक्षण एक ऐसी चीज है जो समय के साथ साथ जो है वो चलती रहती है, बदलती रहती है, इवोल्व होती रहती है, डेवलप होती रहती है। ठीक है, गतिशील है। आफ्टर दैट मैं कहूँगा कि शिक्षण है ना बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है, कोई बहुत ज़्यादा आसान कार्य भी नहीं है शिक्षण, है ना। मुझे एक व्यक्ति मिले थे, ठीक है, एक्चुअली मैं मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, उनकी मोबाइल शॉप है। ठीक है, तो मैं वहाँ पे गया, तो जैसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कराया कि ये सर है, तो वो जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे किसी कंपनी के, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि सबसे आसान काम है जी टीचिंग करना। मैं कैसे भाई? ठीक है, कहने लगा कि आपका बढ़िया है जी, अपना सबसे आसान काम है। अच्छा, कैसे? कहते कि करना क्या होता है, अपना पढ़ के और पढ़ा दो, मुझे आप कहो जो मर्जी सब्जेक्ट बता दो, मैं पढ़ के पढ़ा दूंगा। ठीक बात, मैंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहीं से उसका ज्ञान का स्रोत पता चल गया था, अंदाजा हो गया था कि भाई नहीं, जो शिक्षण के बारे में ऐसा सोचता है कि हर कोई पढ़ा सकता है, वो शायद एक अच्छा टीचर ना हो सके। क्यों? क्योंकि शिक्षण अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है, इतनी जटिल प्रक्रिया है कि एक होता है अच्छा स्टूडेंट। ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा कि एक अच्छा स्टूडेंट ही अच्छा टीचर हो सकता है, एग्रीड, लेकिन हर अच्छा स्टूडेंट हर अच्छा टीचर नहीं हो सकता। कारण क्या? क्योंकि भाई एक होता है ज्ञान स्वयं में होना। भाई एक बात का हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 100 बातों का पता है, लेकिन वो दूसरे को नहीं बता सकता, उस बात को समझा नहीं सकता, दूसरे के माइंड में नहीं डाल सकता। लेकिन वहीं दूसरा जो एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 10 बातों का पता है, लेकिन वो 10 की 10 बात हर किसी को समझा सकता है। तो जो पहले वाला है वो अच्छा स्टूडेंट कहूंगा मैं, दूसरे वाला अच्छा टीचर कहूंगा। ठीक है, तो भाई ज्ञान होना एग्रीड अनिवार्य है, 100 बातों का ही पता होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में ये भी एक स्किल है कि आप कैसे अपनी बात को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, कैसे आप अपनी बात को दूसरे को समझा सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं ये कहूँगा जो शिक्षण है वो एक सरल नहीं है,
एक जटिल प्रक्रिया है। इन शब्दों को आप ध्यान में रखना। पहले मैंने कहा कि शिक्षण जो है गतिशील है, उसके बाद में मैंने कहा कि शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है, सरल नहीं है। ठीक है? उसके बाद में देखिए जो हम अभी क्या कर रहे हैं, हम अभी क्या कर रहे हैं, हम आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। इंटरेक्शन का तात्पर्य ये कि भाई मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बदले में मेरे से बात कर रहे हैं, या भाई अब जब हम क्लास में होते हैं, है ना, बच्चे जो हो क्वेश्चन करते हैं, टीचर जो हो आंसर देते हैं, कई बार टीचर क्वेश्चन करते हैं, बच्चे आंसर देते हैं। तो ये क्या होगी, हम इसको क्या कहेंगे, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया कहेंगे, या इसको हम कहेंगे कि एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। ये एक सिंगल व्यक्ति का कार्य नहीं है कि मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाऊंगा, अपने आप को ही बोलने लग जाऊंगा, मैं दीवार की तरफ मुंह करके अपने आप को बोलना शुरू कर दूं। नहीं, ये क्या है, इंटरेक्टिव प्रोसेस है। जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे तब तक शिक्षण ढंग से हो ही नहीं सकता, या असली शिक्षण हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो सबसे पहले ये जो मैंने 2-3 बातें कही हैं, इनके बारे में लिख लेते हैं। हम पॉइंट्स बनाते हुए चलेंगे ताकि आप इजीली उनको देख सकें। ठीक है? इजीली उनको समझ सकें। ठीक है? तो आरंभ करते हैं भाई लिखना। क्या? जी। लिखेंगे आप, शिक्षण, शिक्षण एक जटिल, मैं जो ऐसे शब्द हैं उनको साथ के साथ में इंग्लिश में भी लिखता रहूँगा, ताकि अगर आपको थोड़ा-सा लगे कि भाई किसी शब्द में कई बार ना शब्द का असल मीनिंग जो हो नहीं होता है, तो हम उसको भी पकड़ पाएँ, ठीक है ना? तो जटिल को क्या कहेंगे भाई, कॉम्प्लेक्स, ठीक है? शिक्षण क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स है, हर किसी के बस का नहीं है। आफ्टर दैट मैं कहूँगा गतिशील। दूसरा हमने क्या कहा भाई, गतिशील है, गतिशील मतलब क्या? डायनामिक है, चेंज होता रहता है ना? डायनामिक है, ठीक है? मैंने क्या कहा भाई, शिक्षण क्या है भाई, सबसे पहले जटिल है, सरल नहीं है। उसके बाद में डायनामिक है, मतलब गतिशील है। और तीसरी बात मैंने क्या कही थी, तीसरी बात मैंने कहा थी अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है ना, या इंटरेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है? तो हम कहेंगे शिक्षण एक जटिल, गतिशील तथा अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया, या हम कहेंगे भाई इंटरेक्टिव प्रोसेस है। ठीक है जी? यहाँ तक किसी शब्द का आपको अर्थ ना समझ में आया हो, कोई बात अगर आपको समझ में ना आई हो, तो आप मेरे से बेधड़क पूछ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कई बार है ना, शिक्ष जैसे कि उन्होंने भी कहा मुझे, मोबाइल वाले भाई ने, कि बड़ा आसान काम है ना, पहले खुद पढ़ लो फिर आगे जाके बता दो क्या जा रहा है। नहीं, शिक्षण केवल विचारों का आदान प्रदान नहीं है। शिक्षण, अगेन मैं कह रहा हूं, अभी हम आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन ये केवल इतने भर तक शिक्षण सीमित नहीं है। शिक्षण जो है मानव के पूरे व्यक्तित्व, ठीक है, मतलब संपूर्ण व्यक्तित्व तथा जीवन कौशल को वर्धित करता है या बढ़ाता है। ठीक है जी? मतलब या हम सीधे सीधे शब्दों में कहेंगे समग्र विकास, है ना, समग्र विकास भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, या हम कहेंगे शिक्षण जो है व्यक्ति के समग्र विकास को भी अपने अंदर समाहित करता है। ठीक है? तो भाई ये पॉइंट भी लिखते हैं क्या? समग्र विकास का तात्पर्य क्या? समग्र विकास से तात्पर्य है कि भाई आपका फिजिकल, मेंटल, सोशल, कॉग्निटिव हर तरीके का विकास, है ना, मोरल, है ना, अलग अलग आपने पढ़े होंगे भाई प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में। ठीक है? वो सभी को कवर करता है हमारा शिक्षण। ठीक है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, अगला अगर हम पॉइंट कहें तो क्या बनेगा भाई हमारा अगला पॉइंट, कि भाई यह या शिक्षण मात्र सूचनाओं का
कि भाई मैंने आपको कुछ बता दिया, आपने उसको सुन लिया, केवल ये नहीं है। सूचनाओं का आदान प्रदान, नहीं अपितु अपितु क्या है भाई, बालक के व्यक्तित्व, है ना, अपितु व्यक्तित्व निर्माण, ठीक है जी। भाई बालक का क्या करेगा, व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। उसके बाद में क्या कहेगा, व्यक्तित्व निर्माण मतलब भाई मैं इंग्लिश लिखे देता हूँ, जो ऐसे ऐसे शब्द आएंगे ना उनकी मैं साथ के साथ में इंग्लिश लिखता रहूँगा, ठीक है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व विकास हम कह सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में मैंने क्या कहा, उसके बाद में मैंने कहा कि भाई बालक का क्या करता है ये, बालक के जीवन कौशल मतलब लाइफ स्किल्स भी सिखाता है, जीवन कौशल, या हम सीधा कहेंगे भाई लाइफ स्किल्स। शिक्षण मात्र ये नहीं अपितु के माध्यम से छात्र का समग्र विकास, समग्र विकास, है ना जी। समग्र विकास, समग्र मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना, या हम कहेंगे भाई होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना। तो भाई ये क्या करेगा, समग्र विकास करता है, समग्र विकास या होलिस्टिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है जी। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे, और साथ के साथ प्लीज़ लिखते चलेंगे। मैं इसीलिए स्क्रीन से बाहर हो जाता हूँ ताकि आप जो है इसको देख के और साथ के साथ में अपने नोट्स जो हों बनाते रहें, ठीक है। फटाफट से एक बार लिख लेंगे भाई, फिर आगे शुरुआत करते हैं। क्लियर है भाई, चलिए आगे चलते हैं। अब अगले पेज से हम प्रकृति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे, यही कुछ 8-10 बिंदु मैं आपको लिखवाता हूँ, महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और ये वो पॉइंट्स होते हैं जो आपको एग्जाम में एकदम से चमकते हैं, कि एकदम से दिखते हैं कि अच्छा 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 ये, हाँ ये करवाया हुआ, ये है शिक्षण में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, इनको आप साथ के साथ में लिखते चलेंगे ताकि आपके नोट्स जो हो शुरुआत से ही बेहतरीन तरीके से बनते चले जाएं, और जब भी आप यूनिट 2 को उठाएं तो आप कहीं से भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना रहे, ठीक है। तो चलते हैं भाई, आरंभ करते हैं किस बारे में समझना, महत्वपूर्ण बिंदु। यहाँ हम लिखेंगे भाई शिक्षण की प्रकृति
से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है जी, या हम कहेंगे भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं ये कहूंगा कि शिक्षण कभी भी एक अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, ना आप कर सकते हैं ना मैं कर सकता हूं। शिक्षण हमेशा ही होगा जो कि दो तरफा होगा। दो तरफा मतलब एक क्या होगा, टू वे प्रोसेस है। टू वे प्रोसेस को हम हिंदी में थोड़ा सा गूढ़ हिंदी में जाए तो हम ये कहेंगे कि शिक्षण क्या है, एक द्विदिशात्मक प्रक्रिया है। तो सबसे पहला अपना पॉइंट क्या बनेगा, सबसे पहला पॉइंट बनेगा द्विदिशात्मक प्रक्रिया, ठीक है, द्विदिशात्मक प्रक्रिया, या हम कहेंगे भाई टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस, ठीक है। मैं शिक्षण जो है एक द्विदिशात्मक प्रक्रिया है, और द्विदिशात्मक प्रक्रिया का तात्पर्य ये है कि शिक्षण कभी भी आइसोलेशन में, अकेले में नहीं होता है। शिक्षण के लिए हमेशा सामने किसी अन्य का होना आवश्यक है, कम से कम दो का होना तो जरूरी है। हाँ, अब दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन दो से कम नहीं हो सकते, एक से नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई हम यहाँ पे क्या कहेंगे, और ये जो दो होंगे ना, इनमें से एक शिक्षक होता है और एक क्या होता है, छात्र होता है या विद्यार्थी होता है। तो ये ना तो केवल शिक्षक के एक्टिव रहने से चल सकता है, और ना ही केवल छात्र के एक्टिव रहने से चल सकता है। ये तभी बेहतरीन होता है जब इसके अंदर दोनों का ही सहयोग हो, दोनों की ही सहभागिता हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप जो सबसे पहली बात लिखेंगे, मैं हर चीज़ को ऐसे मतलब जो बुलेट्स जो है ना उनमें लिखवाऊंगा, ताकि आप एकदम से पढ़ें, आपको पॉइंट क्लियर होता जाए। बड़े ऐसे में नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि बड़ा ऐसा लिखने से फिर है ना वो व्यक्ति जो है बीच में छोड़ देता है ना। टू द पॉइंट, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वो पॉइंट्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में जिस तरीके से आते हैं वो, ठीक है। टू वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस का तात्पर्य मेरा क्या है कि भाई मैं कहना चाह रहा हूँ शिक्षण जो है, शिक्षक, शिक्षक तथा छात्र, ठीक है जी, शिक्षक तथा छात्र की सक्रिय सहभागिता, इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, एक्टिव कोलैबोरेशन, पर आधारित है। मतलब यदि एक्टिव कोलैबोरेशन नहीं होगी तो शिक्षण नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि अभी मैं कह रहा हूँ आपको एक्टिवली लिखना चाहिए, नोट्स बनाने चाहिए, तो आपको बनाने चाहिए। अगर आप एक्टिव होंगे तो आपका शिक्षण जो है या मेरा शिक्षण जो है बेहतर होगा, और आपकी अधिगम जो है वो बेहतर होगा, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कंपैरेटिवली कम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा ही नहीं, लेकिन हाँ फर्क तो पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। अब इसमें जो शिक्षक और जो छात्र होता है, इनके क्या क्या रोल्स हैं, इनकी क्या क्या भूमिका है। अब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जो शिक्षक जो होता है, शिक्षक जो होता है वो एक जानकारी को बताता है या जानकारी को साझा करता है, किसके साथ में, छात्र के साथ में। और छात्र जो है उस जानकारी को समझते हुए, अगर उसे कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता है, या उससे संबंधित उसके माइंड, दिमाग में, उसके मन में जो भी विचार आता है, वो उससे रिलेटेड क्या करता है, प्रश्न पूछता है, ठीक है। या उससे रिलेटेड जो हो अपनी जो जानकारी है उसको वो भी साझा करता है कि सर फिर ये कैसे है ना, मुझे तो इस बात का पता है। तो मतलब ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है जो कि टू वे चलती है, दोनों तरफ से चलती है।
क्लियर? ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे, इस प्रक्रिया में शिक्षक छात्रों के साथ कोई विशिष्ट क्यों? क्योंकि अभी हम एक पर्टिकुलर बात कर रहे हैं और उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी, है ना, कि भाई कुछ भी उठा के बोलना शुरू कर दिया, नहीं। जिस संदर्भ में है उसी में रहकर हमें बात करनी होती है ना। एक विशिष्ट, एक स्पेसिफिक जानकारी देनी होती है ना। कोई विशिष्ट जानकारी साझा करता है, वहीं या फिर तथा छात्र इन जानकारियों को भी जो साझा किया है उनको, इन जानकारियों को आत्मसात करके, आत्मसात वही भाई समझना, ठीक है, आत्मसात करके यदि उससे संबंधित, उससे मतलब जानकारी से संबंधित छात्र के पास कोई प्रश्न, भाई प्रश्न भी हो सकता है या अनुभव भी हो सकता है कि हाँ सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ठीक है, अनुभव हो तो वह भी शिक्षक के साथ आज साझा करता है। ठीक है जी, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, ये वन वे प्रोसेस नहीं है, ये टू वे प्रोसेस है ना। जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं आप वो मुझे बताएंगे, जो मेरे एक्सपीरियंसेस है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, टू वे प्रोसेस चलती है। यहाँ तक क्लियर है भाई? किसी को किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई भी अगर समस्या है तो आप मेरे से बेधड़क पूछ सकते हैं, कोई कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां तक बात रही किसकी भाई? ये द्विदिशात्मक टू वे प्रोसेस है। ठीक है, आगे हमने एक शब्द दिया था क्या, डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब एक गतिशील प्रक्रिया है ना। तो अगला पॉइंट हम लिखते हैं, अगले पेज पे लिख लेते हैं भाई, कोई नहीं, इससे पेड़ नहीं कटते, है ना, क्योंकि डिजिटल है। हाँ, आपको इसकी पीडीएफ जरूर मिल जाएगी मेरी ही लैंग्वेज, मेरी ही राइटिंग में। ठीक है, तो हम अगला क्या कहेंगे भाई, गतिशील प्रक्रिया। गतिशील प्रक्रिया से क्या तात्पर्य है वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गतिशील प्रक्रिया, या हम कहेंगे भाई इंग्लिश में इसको बोलेंगे डायनामिक प्रोसेस। ठीक है जी, गतिशील प्रक्रिया या डायनामिक प्रोसेस। अब इसका क्या तात्पर्य है भाई, कि जो शिक्षण है वो एक गतिशील प्रक्रिया या डायनामिक प्रोसेस है। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है भाई, जो शिक्षण है ना वो एक स्थिर प्रक्रिया नहीं है, वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है, स्टैटिक नहीं है, क्यों?
क्योंकि यह भाई आपकी आवश्यकताओं के अनुसार, आपकी परिस्थितियों के अनुसार, या भाई मैं कहूँगा कि तकनीकी प्रगति के अनुसार, जैसे कि मैंने अभी कहा कि ये पहले क्या होता था, ब्लैक बोर्ड होता था, उसके ऊपर चॉक से लिखते थे, फिर उसको साफ करो, है ना? तो या फिर बाद में क्या है, व्हाइट बोर्ड आया, उसके ऊपर फिर मार्कर से लिखा जाने लगा, उसको भी साफ साफ किया, साफ। लेकिन ये क्या है, ये पता चले कि अगर किसी ने संभाल के रखा तो आज से 100 साल के बाद में भी ये होगा कि भाई उस दिन उस डेट को टीचर ने ये पढ़ाया था, संजीव आर्य ने ये पढ़ाया था। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा रिकॉर्ड रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी भाई हमें चीज़ों को बदलना होता है ना। ऐसे थोड़ी कि भाई हम आज भी तख्ती पे लिखते बैठे रहेंगे, नहीं, हमें चीज़ों को बदलता रहना पड़ता है। या हम आज भी ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाना शुरू करेंगे, नहीं। जैसे जैसे तकनीकी प्रगति होती है, वैसे वैसे ही हमारे शिक्षण में भी चेंजेज आते हैं, और इन्हीं चेंजेस के कारण से हम कहते हैं कि जो हमारा शिक्षण है वो क्या है, डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, तो सीधा सीधा सा यहाँ पर हम सबसे पहले एक बात लिखेंगे, शिक्षण स्थिर या स्टैटिक नहीं है। ठीक है, इसमें समय, परिस्थितियों तथा इसमें समय, परिस्थितियों, चलो जी एक चीज और लिखते हैं, आवश्यकताओं। भाई पहले हमें इसी की नीड थी, अब हमें नीड नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे, है ना। आवश्यकताओं तथा तकनीकी प्रगति, या हम कहेंगे भाई टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसमें के साथ परिवर्तन होता रहता है। ठीक है जी, यहाँ तक बात, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। कि भाई शिक्षण जो है एक डायनेमिक प्रोसेस है, एक गतिशील प्रक्रिया है। क्या यहाँ तक किसी को कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताते चलेंगे भाई साथ के साथ। ठीक है, अब ये जो डायनामिक है, यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यही आवश्यकताओं को, अब आवश्यकताओं के साथ साथ हमें एक चीज़ को और भी ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर मैं एक दो पॉइंट भूल गया, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमें बालकों की आयु का ध्यान रखना पड़ता है, हाँ या ना। बालकों की आयु क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है ना। पृष्ठभूमि मतलब बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां, है ना, जो अपनी जो तकनीक है, उसमें भी क्या करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा, है ना। दैट्स वाई भी क्या है, डायनामिक है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, विद्यार्थियों की आयु, क्या आयु है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना है। प्लस में क्या है, उनकी क्या क्षमता, भाई क्या उनकी एबिलिटी है, क्षमताओं तथा आयु का ध्यान रखना है, क्षमताओं का ध्यान रखना है, तथा किस चीज़ का ध्यान रखेंगे,
पृष्ठभूमि का तात्पर्य है कि भाई अलग अलग संस्कृति के मान लो आपके पास स्टूडेंट आते हैं, तो आपको सभी की संस्कृति को ध्यान में रख के सभी की संस्कृति का सम्मान करते हुए हमें शिक्षण कराना होता है ना। तथा पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि ब्रैकेट में लिख रहा हूं बैकग्राउंड, को ध्यान में रखते हुए अपने शिक्षण में परिवर्तन करना होता है। ठीक है जी, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी हम शिक्षण करेंगे, अदरवाइज हम एक अच्छा शिक्षण जो हो नहीं कर पाए। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख भी देता हूँ भाई, फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट फ्रॉम ब्लैकबोर्ड टू डिजिटल बोर्ड। ठीक है जी, मैंने ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया, मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया, आज मैं डिजिटल बोर्ड पे ही पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है, चेंज है, गतिशील है ये। मतलब हम ये नहीं कहेंगे भाई शिक्षण जो वो जैसे पहले चल रहा था ऐसे ही आज भी चल रहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है ना। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा वैसे आज बच्चे नहीं पढ़ते। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या, जल्दी से एक बार उतार लेंगे फिर आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए, ठीक है, होपफुली आपने लिख लिया होगा, साथ के साथ लिखते रहना है। ठीक है, अब मैं कहूँगा कि जो शिक्षण है ना वो क्या है, एक ये नहीं भाई एवं ही कर रहे, नहीं, शिक्षण का एक पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। जैसे कि भाई अभी मैं ये आपको ये टॉपिक करवा रहा हूँ, ठीक है, नेचर ऑफ टीचिंग, क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है ये, है ना। आपका जो यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसके अंदर ये दिया हुआ है, तभी तो मैं करवा रहा हूँ ना। तो आप ये कहेंगे कि ये जो है शिक्षण जो होता है वो क्या होता है, एक पर्पजफुल एक्टिविटी होती है ना, उद्देश्यपूर्ण गतिविधि होती है। मतलब पर्टिकुलर कोई उद्देश्य होगा तभी शिक्षण होगा, अदरवाइज शिक्षण नहीं होता है ना। ना कोई शिक्षण करता है और ना ही कोई सीखता है। ठीक है, तो हम थर्ड कहेंगे क्या, उद्देश्यपूर्ण गतिविधि। ठीक है जी, या इंग्लिश में लिखेंगे पर्पजफुल एक्टिविटी। ठीक है जी, शिक्षण क्या है, पर्पजफुल एक्टिविटी है या उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है ना। बिना बिना किसी कारण के नहीं होता है शिक्षण, है ना। ना कोई सिखाता है और ना कोई सीखता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपको इस बात को समझना है कि भाई जो इसका उद्देश्य है ना वो पहले से ही निर्धारित होता है। जैसे हमारा उद्देश्य क्या है कि भाई आपका जो सेकेंड यूनिट है, मतलब मैं अगर पर्टिकुलरली अपनी बात करूँ, वही जो आपकी जो सेकंड यूनिट है उसको बहुत अच्छे से कराना, आपको डिटेल में कराना है, हर चीज़ को समझ के समझा के तब बढ़िया से कराना है, ताकि आप जिस तरीके से भी प्रश्न आ जाए, जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको भली भांति समझ के और कर पाए। ठीक है, तो मेरा एक उद्देश्य है, तभी तो मैं करवा रहा हूँ और तभी आप कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, उद्देश्य हमें पहले से ही पता है कि क्यों कर रहे हैं, है ना। तो हमारा जो उद्देश्य क्या है वो पूर्व निर्धारित है। ठीक है, तो और भाई क्या है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में सफलता दिलाना है ना। तो एक उद्देश्य, अगर अभी एक बात करें, उद्देश्य और भी हो सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्या, यहाँ पर हम कहेंगे कि भाई शिक्षण का उद्देश्य पूर्व निर्धारित पूर्व निर्धारित पूर्व निर्धारित को इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई, प्री डिटरमाइंड। भाई पहले से ही पता है कि किस लिए कर रहे हैं, प्री डिटरमाइंड होता है, ठीक है भाई, उद्देश्य पहले से ही होता है, ठीक है। अब इस उद्देश्य में क्या हो सकता है, इसके अंतर्गत व्यक्ति या छात्र लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, छात्र का संज्ञानात्मक ब्रैकेट में कहेंगे कॉग्निटिव, ठीक है। उसके बाद में कहेंगे भाई हम संज्ञानात्मक के बाद में क्या आएगा, शारीरिक। भाई इसका उद्देश्य शारीरिक विकास भी होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। एग्रीड, आपका जो उद्देश्य है वो संज्ञानात्मक है, प्लस में क्या है आपका प्रोफेशनल उद्देश्य है कि भाई आप उसमें जा सकें, आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। लेकिन शारीरिक विकास भी होता है कई बार, शारीरिक फिजिकल, ठीक है। उसके बाद में हम कह सकते हैं भाई सामाजिक, सोशल, और एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसका, नैतिक, या हम कहेंगे मोरल। एक होता है अपना संवेगात्मक, ठीक है। ये कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, हिंदी के आपको समझने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। संवेगात्मक इसलिए मैं साथ के साथ इंग्लिश लिख रहा हूँ, ठीक है। संवेगात्मक से तात्पर्य क्या, इमोशनल, ठीक है, इत्यादि, विकास इत्यादि का विकास करके इसके अंतर्गत या इत्यादि आते हैं, सीधा लिखते हैं, क्योंकि अंतर्गत में फिर वो सेंस बदल जाएगी, इत्यादि आते हैं, ठीक है जी। इसके अंतर्गत सारी सारी चीजें आ जाती, ठीक है। बल्कि यहीं पर लिख लेते हैं, नहीं तो हमें अगली लाइन में लिखना पड़ेगा, क्या, व्यवसायिक, है ना। व्यवसायिक को हम क्या कहेंगे, वोकेशनल, ठीक है जी, इत्यादि आते हैं। नहीं, इसके अंतर्गत भाई सारे प्रकार के विकास आते हैं, और यहीं पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ भाई समग्र विकास या संपूर्ण विकास, ठीक है। ये संपूर्ण विकास आ जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। या अभी पहली बार हमने होलिस्टिक लिख लिया था, इसलिए मैं उसको दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑलराउंड डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत भैया सारा कुछ आ जाता है, डेवलपमेंट, ठीक है। तो भाई इसके अंतर्गत मैं कहूँगा कि भाई सारे हर प्रकार का जो विकास है वो आ जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को सेल्फ रिलायंट, है ना, आत्मनिर्भर बनाना भी, ठीक है, कि भाई आप अपने ऊपर रिलाई कर सकें, ठीक है। और मैं कहूँगा इसके अंतर्गत भाई सेल्फ डिपेंडेंट भी कह सकते हैं उसको ना, सेल्फ आत्मनिर्भर को,
सेल्फ रिलायंट बनाना, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम, मतलब भाई अपना सम्मान, आत्मसम्मान भी आता है, ठीक है। और भाई इसके बाद में मोरल वैल्यूज सिखाना, ठीक है। तो ये सब कुछ अपने अंतर्गत लेके चलता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई अलग से, मतलब ये जो कुछ भी आ जाए आपको ये मानव शिक्षण का ये उद्देश्य है, ठीक है भाई। सेल्फ रिलायंस, ठीक है जी, मतलब आत्मनिर्भर, ठीक है। उसके बाद में मैं कहूँगा मोरल वैल्यूज़। भाई जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें नैतिक शिक्षा बताई जाती है, नैतिक मूल्य बताए जाते हैं कि भाई क्या सही है क्या नहीं है, नैतिक मूल्य भी इसके अंतर्गत सिखाए जाते हैं, ठीक है। जो पढ़ा लिखा आदमी होता है वो माना जाता है कि नैतिक होगा, अनैतिक कार्य नहीं करेगा, करे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर करता भी तो फिर सबसे पहले यही प्रश्न आता है कि भाई अकल घास चरने गई थी जब ये कार्य कर रहा था, ठीक है। तो भाई ये क्या करता है, ये इन चीज़ों को प्रोवाइड करता है ना, सेल्फ एस्टीम हम कह सकते हैं, सेल्फ एस्टीम हिंदी में कहेंगे आत्मसम्मान, ठीक है। ये सब इसके द्वारा आते हैं और ये हमारा उद्देश्य होता है, ये पर्पजफुल एक्टिविटी है, ठीक है। तो यहाँ तक एक बार फटाफट से लिखेंगे, फिर चलते हैं आगे, समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना, ठीक है। यही 8-10 पॉइंट हम लिखेंगे, तो फटाफट से आप एक बार लिखते चलेंगे। अरे भाई आज शायद देखिए हमारा जो समय है ना वो लगभग लगभग होने ही वाला है, ठीक है। तो अभी तो हम 3 पॉइंट हमने लिखे हैं किसके बारे में, ठीक है। कल जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है। और होपफुली आपको समझ में आया होगा कि भाई जो शिक्षण है वो क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन क्योंकि अभी है ना थोड़ी देर के बाद में मेरी एक नेक्स्ट क्लास रहेगी, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी आपसे कहूँगा कि भाई अभी आप मुझे आज्ञा दें कि आज की कक्षा में इतना ही। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और हम टू द पॉइंट चलेंगे, जो हमारा जो सिलेबस है जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, हर एक पॉइंट को बड़े ही डिटेल से, बड़े ही अच्छे तरीके से, ऐसे ही जैसे आज हमने किया, बड़े ही ईज़ी वे से, बड़े ही एक सिंपल शब्दों से। और सिंपल शब्द केवल वहाँ से भी काम नहीं चलेगा, हमें थोड़े टेक्निकल वर्ड्स करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन में टेक्निकल वर्ड्स आते हैं, है ना। और अगर हम बहुत ही सिंपल सिंपल शब्दों को लेकर चले, जैसे कि मैंने यहाँ पे संज्ञानात्मक लिखा, यहाँ यहाँ पर ना कि मानसिक, मैं चाहता यहाँ पे मानसिक लिख सकता था, है ना, मानसिक लिख सकता था, बौद्धिक लिख सकता था, जो कि आपको समझने में कंपैरेटिवली ईजी होते हैं। लेकिन जो एग्जामिनर है वो इन शब्दों का प्रयोग करता है, जो टेक्निकल शब्द है, तो आपको इनको भी आना चाहिए। और इसीलिए मैं इन दोनों को जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में लिख कर चल रहा हूँ, ठीक है। जिसको जहाँ से जो समझ में आए, ठीक है, ताकि आप इजीली उसको समझ पाएँ, कर पाएँ, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, जिस तरीके से हम अपना कंप्लीट जो ये यूनिट 2 के जो हमारे 4 टॉपिक्स हैं इनको कंप्लीट करेंगे, इंक्लूडिंग टीचिंग, इंक्लूडिंग रिसर्च, इंक्लूडिंग आंकड़ा, एंड इंक्लूडिंग द लास्ट वन वाज क्या था भाई, अभी देखो माइंड से स्किप कर गया अभी के अभी, ये रहा, हाँ, यूजीसी का रोल जो है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम मतलब उच्च शिक्षा के बारे में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बड़े ही अच्छे तरीके से, हर चीज़ को सोच समझ के बढ़िया तरीके से, वेल फ्रेम्ड तरीके से हम आपको करवाने वाले हैं। तो इसी आशा के साथ कि आपको होपफुली चीज़ें समझ में आई होंगी आज। तो मिलेंगे जल्दी ही भाई अगली कक्षा में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड